काफी लंबे समय के बाद घर जाना होता है, कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना। विधायक बनने के बाद शायद हम एक रात होल्ड किए अपने घर। पिताजी को मिस करते हैं? मिस नहीं करते कि पिताजी का मतलब ही नहीं रहा। जयराम महतो को डॉक्टर जयराम महतो कब कहेंगे हम? क्रिकेट को देखे हैं, क्रिकेट को जिए हैं, पढ़ाई के साथ कुछ किया तो खेला। हमने अपने हाथ में सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा है। जयराम महतो विधायक नहीं होते क्या होता? आंदोलनकारी जयराम महतो थोड़ी सी आजादी थी, लेकिन विधायक जयराम महतो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं जयराम जी? क्षेत्र की ओर ध्यान आता है कि लोग पता नहीं किस हाल में हों। विधायक की सैलरी क्या होती है? जयराम महतो 75% दान कर देंगे, स्कॉर्पियो कैसे मेंटेन होगा? आप कहते हैं महोदय कि स्कॉर्पियो समर्थक मेरा मेंटेन कर रहे हैं, आपके समर्थकों पर कोयला चोरी का आरोप लग जाता है। निसंदेह आरोप लगे हैं कि अगर कहीं बीजेपी का विधायक है तो उसको जेएमएम का हारा हुआ प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्थापित पार्टी है। उसको दिक्कत जेल कैंप से 24 एफआईआर हुआ, 24 नामजद हुआ, 24 के 24 जेल कैंप। जयराम महतो तो खुद स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, देवेंद्र बाबू को लाठी खाने छोड़ दिए रोड। आप तो बी टीम है जेएमएम के, अब ले डूबे बीजेपी को चुनाव में। आपने इस राज्य के लिए क्या? इस राज्य में ट्रिपल एम का समीकरण है, महतो, मांझी, मुस्लिम। आपका इतना हिम्मत नहीं हुआ कि एक किसान वर्ग के बेटे को मंत्री बना दे। बारी भीतरी करते करते जयराम महतो विधायक बन गए। तीनों बड़े भाई तीनों तरफ से हमें दर्ज रहे हैं। केवल नौकरी में पैसा, टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। धनबाद सांसद डुल्लू महतो से कैसा रिश्ता है जयराम महतो का? आर्थिक नुकसान? राजनीतिक नुकसान। आंदोलनकारी जयराम महतो बहुत गुस्सैल है, बहुत आरोप लगा। कारण क्या, क्यों गुस्सा है? उसका कारण है हमारी पृष्ठभूमि। भूमि यही कि हम जहां से आते हैं वहां जुल्म, अत्याचार, शोषण की पराकाष्ठा चरम पर। तो आप खाली विधायक लोग से काहे भिड़ जाते थे सिंह से? उसमें तो उनकी छोटी सोच उसका कारण रही। फिल्मों के लिए क्यों इतना हाथ पर मार रहे थे जयराम महतो? देखिए, बैरमो हमारी वैचारिक लड़ाई थी। बैरमो में 2 ऐसे शख्स चुनाव लड़ रहे थे जिनका इस झारखंड के आंदोलन से वास्ता नहीं। तो उनसे मीडिया ने पूछा ना, तो उन्होंने हमारी मां को लेकर गाली दिया। हमने निसंदेह हमने भी कटु वचन निकाले हैं। तेरे मेरे तक ही रुका। बाबूलाल सर से जितनी मेरी पहली बात हुई थी, हमने माफी मांगा। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जयराम महतो की? पेशा कानून लागू करने को लेकर जयराम महतो आवाज नहीं उठाते। इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से सत्ता को हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से खुद चला रहे हैं। एक छात्र जो अपने संस्कृति से बेहद प्यार करता है, अपनी भाषा को लेकर आवाज उठाता है, छात्रों की आवाज बनता है, ग्रामीणों की आवाज बनता है। सड़क से लेकर अब सदन तक जो शख्स आवाज उठा रहा है उसका नाम है जयराम महतो। हमने जयराम महतो को देखा है सड़कों पर आवाज उठाते, आंदोलन करते और सदन के पटल पर बातों को रखते। हमने उस जयराम महतो को देखा है जो झारखंडी संस्कृति को बचाने की बात करता है, जो बाहरियों से झारखंडी को बचाने की बात करता है, छात्रों के हित की बात करता है, छात्रों के रोजगार की बात करता है। वो जयराम महतो अब सदन में छात्रों की आवाज बन चुका है, ग्रामीणों की आवाज बन चुका है, और वो जयराम महतो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जयराम महतो जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपके घर के लोग कैसे हैं? चूंकि काफी लंबे समय के बाद घर जाना होता है, कभी महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना। और विधायक बनने के बाद शायद हम एक रात होल्ड किए अपने घर में, तो इसीलिए घर का विशेष हम एग्जैक्ट नहीं कह पाएंगे घर के लोग कैसे हैं। बस जानकारी मिली है कि माता की तबीयत ठीक नहीं है, और हमारे एक साथी हैं जो इंजीनियर हैं, उन्होंने जिम्मा लिया है कि आपकी माँ को हम दिल्ली से इलाज करा के ले आएंगे। बस आपको जानकारी दे देते हैं कि अगले हफ्ते उनका ट्रेन है। अगले हफ्ते उनका ट्रेन। घर पे कौन कौन है आपके? घर में हमारी दादी हैं जिनकी आयु लगभग 90 के आसपास है। हमारे एक चाचा हैं जिनकी जन्म से दोनों आंखें नहीं है, वो जन्मांध है। हमारी माता और हमसे जो छोटा भाई है, क्योंकि हम जब आंदोलन में सक्रिय हो गए, राजनीति में सक्रिय हो गए, तो हमने अपना विवाह ना करने का निर्णय लिया फिलहाल, और अपने छोटा भाई जो हमसे छोटा है उसका विवाह करवाया है। तो उनकी वाइफ और एक छोटी बेटी है। जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे जयराम जी, हमने देखा है कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे बचपन से, मतलब मेधावी छात्र रहे, और अभी भी आप पीएचडी कर रहे हैं। कैसा बीता बचपन आपका? देखिए, बचपन एक साधारण किसान परिवार का बैकग्राउंड रहा, और मतलब जो कठिनाई, जो तकलीफ, जो पीड़ा
मैंने झेला है, मैंने देखा है, मैंने सहा है, मैं चाहूंगा लोग उसकी कल्पना भी ना करें। इसलिए कल्पना ना करें कि मेरे पिताजी का देहांत तो उस समय हुआ जब मेरी आयु 1.5 साल से 2 साल के आसपास थी। ठीक 2 या 3 महीना पहले मेरे दादाजी का भी उसी साल निधन हुआ था। यानी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का निधन कैसे हुआ था, अगर आप चाहें तो बता हाँ, सकते हैं। पिताजी का निधन हुआ था, वो झारखंड आंदोलनकारी थे और एक आर्थिक नाकाबंदी के दरमियान उनके सर पे चोट लगी थी और वो चोट दोबारा फिर से उनको लगी। एक बार आंदोलन के दरमियान था और दूसरी बार भी किसी आंदोलन के कार्यक्रम में ही पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, तो उसमें वो चोट फिर गहरा हो गया। तो वो चोट फ्यूचर में जाकर ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेता है। हालांकि उनको बचाने के लिए बहुत सारे जो उस समय के आंदोलनकारी थे उन्होंने बहुत मेहनत किया था, कोऑपरेट भी किया था। जैसे कि हमारे सबा अहमद जी थे, उनका जो अस्पताल आफ्ताब अस्पताल चलाते हैं उनके भाई लोग, अभी भी वहां से काफी कोऑपरेट मिला था। और चूंकि उसके बाद भी हम लोग बहुत ग्रामीण परिस्थिति से थे, ग्रामीण परिवार से थे, उस समय इतनी तकनीकी ठीक ठाक नहीं थी, तो बचाने के लिए लगभग उस समय मेरे दादाजी के पास अगर आज हम लोग जांच करते तो लगभग 10 एकड़ से ज्यादा जमीन हुआ करती थी। आज हम लोग के पास 5 एकड़ जमीन है। यानी पिताजी को बचाने में लगभग हम लोगों ने 5 एकड़ जमीन को अपना बेच दिया, लेकिन बचा नहीं पाए। तो पिताजी की मौत का कारण वही था, झारखंड आंदोलन, आर्थिक नाकाबंदी में सर पे चोट लगना, वो फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेना, वो पिताजी की मौत का कारण था। और दादाजी चूंकि वृद्ध हो चुके थे, कुछ बीमारी थी, वो दादाजी की जब मौत हुई थी तो वृद्ध मतलब पिताजी को मिस करते हैं? मिस नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए मिस नहीं करते कि पिताजी का मतलब ही नहीं जानते हैं। पिता क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है, पिता का उसका जिम्मेदारी क्या होता है, ये हमने जाना ही नहीं। हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि पिता का रोल हमारे जीवन में क्या है। जरूरत तो महसूस हुई होगी कि काश आज पिता होते। नहीं, ये तो जब दूसरे के पिता को देखते हैं, जब मजबूती के साथ उनके खड़ा रहते हैं, और विशेषकर जब स्कूल कॉलेज में थे और जब कठिनाई होती थी फी को लेकर, कुछ सामग्री को लेकर, तो वहां याद तो करते थे कि सबके पिता है, यानी मेरे भी पिता थे लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन कभी कमी इसलिए नहीं कि माँ ने दोनों चीजों को निभाया। माँ को अपनी आंखों के सामने देखा, बस उनको हल चलाते हुए नहीं देखा, बाकी हर वो काम हमारी माँ ने किया जो मर्द करते हैं। बिल्कुल, देखिए माँ आपके पीछे खड़ी रही, आपको इतना मजबूत बनाया कि आज आप लाखों युवाओं की आवाज बन रहे हैं। एक सवाल मेरा है कि जयराम महतो को डॉक्टर जयराम महतो कब कहेंगे हम लोग? हमें लगता है कि और 2 सबमिशन के बाद डॉक्टर जयराम महतो आपके सामने होंगे, और शायद अगर आपका इंटरव्यू अगर तनिक लेट से होगा मेरा कभी फ्यूचर में, तो शायद डॉक्टर जयराम महतो के साथ। नहीं, ये सवाल इसलिए है ना, देखिए चूंकि हमने देखा है कि देश में कई बार आवाज उठते रहे, इतने दिनों तक पढ़ाई कर रहा है, इतना लंबा कौन पढ़ता है, पीएचडी में हालांकि वक्त लगता है, जो जानते हैं उन्हें पता है। जो पीएचडी को जानते हैं उन्हें मालूम है कि पीएचडी का कोई लिमिट नहीं होता। पीएचडी आप 4 साल में भी कर सकते हैं, कोई 10 साल में भी करता है। वो आपका है कि आप कितना एक्टिव हैं, सक्रिय कितना है अपने थीसिस को लेकर, अपने प्रेजेंटेशन को लेकर आप कितना एक्टिव हैं। अभी जैसे कि आप अभी मैट्रिक का कोई एग्जाम लिखता है, कोई इंटर का एग्जाम लिखता है, तो मान के चलिए एक स्कूल से अगर 200 स्टूडेंट एग्जाम लिखते हैं तो वो फॉर्म फिलअप भी एक टाइम में करते हैं, एडमिशन भी एक टाइम में करते हैं, और उनका रिजल्ट भी एक टाइम में आता है। लेकिन पीएचडी एक ऐसा कोर्स है, आप एडमिशन तो एक साथ कर लिए, रजिस्ट्रेशन में आपका 1 साल का अंतर हो गया, और पता चला कि आपके जो बैचमेट हैं वो 2 साल पहले डिग्री अपना सबमिट करके डॉक्टरेट हो चुके हैं, और आप 2 साल के बाद डॉक्टरेट हो रहे हैं। तो पीएचडी एक अलग ही कोर्स है। अच्छा, आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है इसमें? हमारा टॉपिक ऑफ रिसर्च है फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल, a study of the victimization of downtrodden people in the selected novels of मुल्कराज आनंद and N गुगी वा थ्योंगो। गुगी जो है वो केनियन राइटर हैं और मुल्कराज आनंद इंडियन राइटर हैं, दोनों का मिला जुला अध्ययन है हमारा। तो मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं अपने छात्र जीवन को, पढ़ने लिखने में व्यस्त रहे होंगे, क्या छात्र जीवन को आम युवा की तरह आप जिए हैं? मस्ती कर लिया, कभी छात्रों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एक आम सरल युवा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली, उससे भी थोड़ा कम ही आके, क्योंकि बाकी लोगों का लाल कार्ड होता है, मेरा पीला कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, तो उससे थोड़ा भी हम लोग और नीचे ही आके है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे ही आके हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो जैसा एक स्टूडेंट का लाइफ होता है, बिल्कुल वही हमारा सामान्य जीवन रहा। कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, खेल कूद करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, छोटी छोटी ख्वाहिशों को
अपने सामने देखना, कंप्रोमाइज कर लेना कि फिलहाल ये अभी तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्या है। मेरा एक सबसे एक यादगार वाक्या है, जब हम 9वीं में थे तो हम स्पोर्ट पर्सन शुरू से रहे, तो हमने कई बार वीडियो देखा। अभी भी मेरा जो पोशाक है वो स्पोर्ट से ही रहता है। तो हमको रिबॉक का शू लेना बचपन से शौक था, जब भी लेंगे तो रिबॉक का शू लेंगे। तो एक दिन हम 400 रुपए लेकर चल गए थे आपका कंबाइंड बिल्डिंग। तो वहां क्या था कि मिसप्रिंट था, उसका जूते का दाम था 1399 रुपए। उस समय 99 होना अंतिम मार्का होता था। तो हमको लगा कि 1 नहीं देख रहा, हम लिया 399, हम तो 500 लेके आए, हो जाएगा। हम जूता निकाल के काउंटर में चले आए। तो जब काउंटर में आए तो बोला बाबू थोड़ा सा भी देखे कि बच्चा है, तो मैंने हमको मोटिवेट किए कि नहीं थोड़ा सा तुमको मिस्टेक हो गया देखने में, इसका दाम है 1399। उस वक्त रिबॉक नहीं खरीद पाए, दुख रहा होगा मन में कि बिल्कुल मलाल रहा। हाथ में लेकर आए, वहां से मैंने उसका जो शीशे के पीछे वो रखा था वहां से निकाल के ले आए। वो व्हाइट और ब्लैक बीट था। जहन ब्रांड का शौक रखते हैं जरा मत, किस चीज का? ब्रांड्स का शौक रखते हैं? ब्रांड्स का कोई शौक नहीं है। ये चूंकि हम लोग क्रिकेट को देखे हैं, क्रिकेट को जिए हैं। हम लोग स्टूडेंट के साथ अगर कुछ हमने पढ़ाई के साथ कुछ किया तो खेला, हमने अपने हाथ में सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा है। तो क्रिकेट का जो जुनून है वो बचपन से है। तो सचिन को एडिडास से खेलते हुए देखते थे, रिबॉक से खिलाड़ी खेलते थे। तो रिबॉक और एडिडास के दिमाग में आने का रीजन था वो प्लेयर्स जिनको देखते हुए हम लोग बड़ा हुए। हम आप सचिन का जिक्र कर रहे थे, हमें अपना बचपन याद है। जब हम सचिन को एमआरएफ के बैट से खेलता हुआ देखते थे, हम अपने बैट पर मार्कर से या पेन से एमआरएफ लिख लेते। अगर हमारा बैट अगर सपाट होता था तो उसमें हम लोग मार्कर से या तो रेड पेन से लाके उसको, या तो फिर हम लोग ऐसे गड्ढा करके उसमें एमआरएफ लिख देते थे। हाँ, मतलब ये यादें हम बिल्कुल। क्रिकेट अब सिर्फ जैसे देखिए, अभी आप क्रिकेट को देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट का दौर बदला है, आईपीएल हो या फिर तमाम ऐसे लीग क्रिकेट चल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है उस वक्त हम लोग 5-5 दिन बैठकर देखते, तो वो पैशन हुआ करता था। द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण। अभी क्रिकेट में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो उस लिहाज से अभी आप 50 ओवर के मैच कोई पूरा नहीं देख पाते हैं। सही बात है, 50 ओवर का मैच तो हम लोग एक वनडे को देखते थे। स्कूल कभी कभी क्लास बंक कर देते थे। और खासकर इंडियन टीम की बैटिंग बॉलिंग देखे या ना देखे, क्योंकि ये माइंडसेट बचपन से था बैटिंग कि क्रिकेट में बैटिंग इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग को कोई, वो जो बॉलर उस समय बॉलर कोई स्पेशल नहीं होता था। हमारी टीम में ऑलराउंडर होता था कि जो बैटिंग जानता है वही बॉलिंग करेगा, ये बॉलर स्पेशल नहीं हुआ करता था। तो लिहाजा इंडियन टीम की बैटिंग तो कोई मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन कॉलेज के बारे में आप बता रहे थे, कॉलेज में कोई ऐसा पल जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस गया, या वो अच्छा या खराब कुछ भी हो सकता है, कोई है ऐसा पल? बहुत सारे पल ऐसे हैं, बहुत सारी यादें ऐसे हैं। जाहिर सी बात है, आप स्कूल कॉलेज से आए हैं तो वहां तो यादें बहुत सारी रहेंगी। और पूरा कॉलेज और स्कूल का जीवन ही हम लोग का यादों से भरा हुआ है। बहुत सारे मतलब घटनाक्रम याद आते हैं। विशेषकर जो हम लोग का सफर होता था वो बहुत ही यादगार होता था। हम लोग ट्रिप पर जाते थे। हाँ, जो जैसे कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग भाड़ा भी अफोर्ड नहीं करते थे। तो बस का वेट करना, रोज कंडक्टर से तू तुम्हें में होना, लड़ाई झगड़ा होना, स्टूडेंट का एक मतलब ग्रुप बना के जाना कि भाड़ा नहीं देना है तो नहीं देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट लाइफ में आपका लीग से हटकर भी हुई हैं। तो बात तो वही होता है ना कि जगह खास थोड़ी होते, लोग खास बनाते हैं। ऐसे कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में जो कॉलेज वक्त से अब तक है और जिगरी है आपका एकदम? एक्चुअली में ऐसा हुआ कि एक जगह हम नहीं रह पाए, क्योंकि जब पिताजी और दादाजी नहीं रहे तो नानी, विशेषकर हमारी जो नानी थी, वो हमें उठाकर अपने यानी नानी के यहाँ हम चले आए। तो वहाँ लगभग बचपन का एक बहुत लंबा हिस्सा वहाँ बीता। लगभग मिडिल तक वहीं अपनी पढ़ाई पूरी किए। उसके बाद जब फिर नाना नानी का डेथ हो गया तो वहां से फिर हम वापस अपने घर आ गए। जिस घर से हम 14-15 साल पहले चले गए थे, पिताजी के डेथ होने के कारण, दादाजी के डेथ होने के कारण, उस घर में हम 14-15 साल बाद फिर वापस आ गए। और जब हम वापस आ गए तो वहां से आगे की पढ़ाई को हम पूरी किए। उसके बाद फिर कॉलेज चले गए। तो दोस्त जो थे मामा घर में, वो जब घर गए तो फिर दूसरे दोस्त मिले। जब धनबाद के कॉलेज में गए तो फिर गांव वाले छूट गए, वहां नए दोस्त मिले। तो हर टाइम में, हर पीरियड में कुछ ना कुछ दोस्त ऐसे रहे, कुछ पल ऐसे रहे जो मेमोरी बन के रहे। मतलब अभी कोई ऐसे दोस्त नहीं है कॉलेज टाइम के जो आज तक आपके साथ है? अभी तो खासकर जब है तो बिल्कुल है। आज ही एक हमारे मित्र कंटिन्यू हमको 2-3 दिन फोन किए, तो बिजी बताया, फिर उनको बाद में कॉल बैक किए तो झल्ला गए, क्या यार बचपन का दोस्त लोग को भी तुम वैल्यू नहीं लगाता है,
विधायक बन गया है। तो हम बोले कहाँ है? तो बोला घर में। तो हम बोले काम करो, कल हम रांची जा रहे हैं, चलो 2 दिन मेरे साथ रहो। तो अभी साहब को बैठा लिए, 2 दिन रखेंगे और उसके बाद जब भूखे प्यासे इधर उधर घुमा के घर ले जाएंगे तो अगला दिन से बोलेंगे। बिल्कुल, दोस्त को भी पता होना चाहिए कि विधायक की जिंदगी खास करना जयराम महतो क्या है, बाकी विधायक तो लग्जरियस है। जब हमारे साथ रहेगा और उसको पता चलेगा जहां हम सोते हैं सुबह उठ के वहां खाना के लिए 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप सोते हैं वहां कोई बनाने वाला नहीं है, आपको किसी को फोन करके मंगवाना होगा, नहाने का सुविधा नहीं है। खाना का बात करें, क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए खाने में दाल भात और मौसमी जो सब्जी है, जैसे अभी भिंडी चल रहा है, घंघरा जिसको बोदी बोलते हैं, ठीक ठाक है, फिर टाइम आएगा बैंगन का, तो जो भी सब्जी हो। आप कह रहे थे कि जो भी सब्जी हो, ठीक है, घर का खाना तो सबको पसंद आता है, वो तो खैर आपकी जरूरत है। घर छोड़कर कोई ऐसा जगह जहां आप जाकर खाना पसंद करते हो, वहां का कोई स्पेशल एक व्यंजन? जैसे बगल में जो हमारे कुछ होटल्स हैं जहाँ मटन अच्छा लगता था तो कभी कंटिन्यू 1-2 पीस मंगा लेते थे, लेकिन फिर देखे उन लोग भी तेल बहुत ज्यादा डालने लगा, मसाला बहुत ज्यादा डालने लगा, तो फिर छोड़ दिए। जरा मैं तो खुद खाना बना लेते हैं? नहीं, आज तक नहीं। एक बार हमने वो मकई को भूनने का प्रयास किया था, तो जो सूप होता है उसी को जला दिया था। मकई सूप में भून रहे थे? हाँ, सूप नहीं, जैसे का मिट्टी का बड़ा होता है, हांडी को फोड़ देते हैं, उसमें नीचे बाला डालते हैं, बालू डालते हैं, झाड़ू के झाड़ू से उसको लाते हैं, तो ऐसे अगर नीचे आपको सूप देना पड़ता है, जैसे नीचे लाए तो वो जल गया सूप। नीचे चूल्हा के पास चूल्हा के पास था। आप कह रहे थे कि खेल में बहुत प्रेम है, पढ़ने में आप अच्छे हैं, जरा मैं तो विधायक नहीं होते क्या होते? अगर विधायक नहीं होते तो प्रोफेसर का लाइन तैयार हो रहा था। गवर्नमेंट ना सही, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी एक गांव घर के झारखंड के लोगों की वहां आना बहुत मुश्किल है, टफ है। पार्ट टाइम तो कहीं ना कहीं पीएचडी करने के बाद होते हैं, और एक संतोषजनक मिल जाता महीने का, उससे घर परिवार चलता। संतोषजनक जो पैसा मिल जाता और निश्चित तौर पर शिक्षा भी बांट पाते, जो अपने पास है वो दूसरों को दे पा रहे हैं। हमने किया, हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद एक दिन था कि जब हम अपना जोरिया है वहां स्नान करने गए थे, तो कुछ बच्चे, चूंकि सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे आप जानते हैं बाहर मटर गश्ती करने निकल जाते हैं, तो उनको हमने पकड़ा और उनको लेकर हम प्रिंसिपल के पास चले गए कि सर क्या हो रहा है, बताइए, बच्चे आपका घंटी चल रहा है, टीचर लेक्चर दे रहे हैं और ये जोरिया के किनारे बैठकर मटर गश्ती कर रहे हैं। तो बोले जयराम जी सुने, आप इसी साल मास्टर ऑफ आर्ट्स पास आउट हुए, हमारे विद्यालय की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, अभी सरकार की भी स्थिति आप देख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ा देते 2 घंटा? हम गए थे कंप्लेंट करने कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, भाग रहे, और प्रिंसिपल हमें को बोल दिए कि आप 2 घंटा क्यों नहीं पढ़ा देते। अब हम फंस गए, करे तो करे क्या करें। बोले ठीक है सर, हम आज के बाद से पढ़ा देंगे। लो, आप तो मोहल्ला के लिए दादा होंगे, बड़े भैया जैसे हम लोग कहते हैं। रिस्पेक्ट मेरा शुरू से, आज अगर हम एमएलए बनने से पहले भी अगर हम किसी भी बच्चों हमको रोज नहीं, आप सवाल नहीं समझे, दादा इसलिए बोले कि आसपास का बच्चा खेल रहा है, पढ़ने का टाइम है, जयराम दा आ रहे हैं, देखो भागो पढ़ने बैठो। नहीं, हाँ, और हमारे गांव में लगभग हमारी उस टाइम का हर दूसरा बच्चा मेरा स्टूडेंट है उस वक्त। हाँ, उस वक्त हर घर का गांव का हर दूसरा बच्चा, हर घर का कोई ना कोई एक बच्चा मेरा स्टूडेंट है। तो उस विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय है, वहां हमने 4 साल निःशुल्क शिक्षा दिया, 2 घंटी, कभी 3 घंटी, कभी दिन भर भी, अगर समय ना हो तो हम दिन भर रह जाते, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स हो चुका था। अब तो पीएचडी के छात्र, और पीएचडी का मतलब है कि आप कभी कभी आपको कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी कभी कभी जाना है, कोर्स वर्क सिर्फ 6 महीने का कंटिन्यू था, बाकी आपको जब मूड हो आपको जाना है, जब मूड होगा आपके प्रोफेसर बुलाएंगे। तो मेरे पास टाइम था, और चूंकि जब तक हम कुछ नहीं बन जाते हैं तो मैं आप समय के कहाँ ले जाएंगे। सही बात। तो देखें कि चलिए पढ़ा लेते हैं, ऐसे भी टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, तो फिर ही सही लोग याद तो रखेंगे, बिल्कुल आज तक याद रखें, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि यहाँ तक आए। चलिए, लोग याद रखे हैं और उसी का आशीर्वाद है कि आप यहाँ हैं और उनकी सेवा में आज भी हैं, आज भी सेवा कर रहे हैं। एक सवाल है कि आंदोलनकारी जयराम महतो, विधायक जयराम महतो, क्या बदलाव हुआ है? आंदोलनकारी जयराम महतो थोड़ी सी आजादी थी, मन किया तो कहीं घूम आए, मन किया तो आज दिन भर बैठ गए घर में, मन किया तो मूवी देख लिए, मन किया तो दोस्तों के साथ कहीं क्रिकेट खेल लिए, मन किया तो। लेकिन विधायक जयराम महतो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं जयराम जी, हम दूसरे विधायकों को देखते हैं फॉरेन टूर पर रहते हैं और तमाम जगहों पर जाकर अपने परिवार के साथ बीच के किनारे लेटे हैं, कई विधायकों की तस्वीरें। सही बात है, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता है, क्षेत्र की ओर ध्यान आता है कि लोग पता नहीं किस हाल में होंगे। और आप, ये राज्य इतना बड़ा है कि हर एक विधानसभा प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो विधायक को टेलीफोन आता है।
तो हम भी टूर पे गए थे, लेकिन पूछिएगा, हम चेयरमैन साहब से बार बार बोल रहे थे सर इतना लंबा टूर, तो बोला तो आप नए हैं इसलिए थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, क्षेत्र की याद आ रही। तो हम लोग को बार बार वहां भी क्षेत्र की याद आ रही थी। तो स्वाभाविक सही बात है, बचपन से आदमी जहाँ बड़ा हुआ है, जो लोकेलिटी में रहा है, वो तो याद हम लोग आएगा। अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे उस लग्जरी लाइफ को, अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, मतलब विधायक की सैलरी क्या होती है, कितना मिलता है आप लोग? 2,13,000 था, इस बार 2,09,000 आया था। हम पूछेंगे भाई 4,000 घट कैसे गया? इससे पहले 3-4 महीना, अभी 6 महीना हो चुका है ना, तो 3-4 महीना 2,13,000 का पेमेंट आया था, अभी 2,09,000 2 महीने का। उसके साथ सुविधाएं क्या मिलती हैं? सुविधाएं अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जहां तक जानकारी है आपको टीए मिलेगा। आप जो पेट्रोल टंकी से आप जो रसीद लिए हैं उसको हस्ताक्षर करके जमा कर दिए हैं, जमा करके रखते हैं और उसको दे चुके हैं। हम देखिए कितना मिलता है, लेकिन फिलहाल सुविधा 2,13,000। लेकिन जयराम महतो विधायक जब नहीं बने थे, कहते थे हम अपने जितने भी तनख्वाह आएंगे उसका 75% दान कर देंगे। दान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2,13,000 का 75% हो रहा है 1,59,000 समथिंग, यानी 1,60,000। तो हमने कुछ दिन पहले ही हम बैंक गए थे जहां मेरा अकाउंट है, वहां से हम 5 लाख रुपए निकाल के लाए हैं और लाके एक बैग में भर के अपने एक मित्र को रखने दिए हैं कि जिस दिन वो कार्यक्रम होगा बच्चों का, जब स्टूडेंट को हम सम्मानित करेंगे तो वही 5 लाख रुपए 4,80,000 होंगे, तो वही उसी पैसे से हम सम्मानित करेंगे। अगर जयराम महतो 75% दान कर देंगे, स्कॉर्पियो कैसे मेंटेन होगा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल भी था कि स्कॉर्पियो मेंटेन होते काफी समय लगेगा, लेकिन चाहने वाले हमारे बड़ा दिल से चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, मतलब उनके चाहने की कोई सीमा नहीं है। तो जैसे ही ये मीडिया में आया हमारा स्कॉर्पियो, तो ईएमआई जो है वो हमारे कोई ना कोई समर्थक भर रहे महीना में। मतलब आपको पता भी नहीं चलता है? पता भी नहीं चल रहा, आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारे एक साथी हैं जो हमारे गांव के हैं, हमने उनको, जो कोई भी फोन करता है कि विधायक जी ईएमआई हम आपका भरना चाहते हैं, तो हम उनका टेलीफोन नंबर दे देते हैं कि इन्हीं से बात कर लीजिएगा, महीना कब पूरेगा। हमको कुछ भी नहीं मालूम। आपको कुछ भी नहीं मालूम? चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि समर्थक आपका ईएमआई भर दे रहे हैं, उसका नहीं, भरते नहीं। ये जो मीडिया में बवाल हुआ, ये जो आलोचनाएं हमारी खूब हुई गाड़ी को लेने को लेकर, जैसे हमने कोई, इतनी सैलरी तो आपकी है कि आप स्कॉर्पियो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप जो दान कर दे रहे हैं उसके बाद सवाल ही उठता है ना। हाँ, तो इसीलिए जब हाय तौबा मचा तो लोगों ने चीजों को सोचा समझा और फिर लोग आगे आए। और आप कहते हैं महोदय कि स्कॉर्पियो समर्थक मेरा मेंटेन कर रहे हैं, आपके समर्थकों पर कोयला चोरी का आरोप लग जाता है, आपके समर्थकों पर पैसा उगाही का आरोप लग जाता है। निसंदेह आरोप लगे हैं, उन आरोपों को हम ये नहीं कह रहे कि आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन अभी परिस्थिति ये है कि हर कोई, मैंने इन 6 महीना में अनुभव किया कि अगर कहीं बीजेपी का विधायक है तो उसको जेएमएम का हारा हुआ प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्थापित पार्टी है, और उसको दिक्कत जेलकेम से है कि इसको हम डैमेज करेंगे। तो अगर वो जेएमएम का कोई विधायक वहां जीता हुआ है तो उसको बीजेपी वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है जेलकेम से। नया नेतृत्व, नया लीडरशिप और नई पार्टी कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम दोनों तो भाई हैं। जेएमएम बीजेपी कोई पसंद नहीं कर रहा आप लोगों को? जी, जहां जहां उनके पर वे लोग क्या कर रहे हैं, वो स्पेशली अभी नावाडी में क्या हुआ, नावाडी में जो थाना घेरा हुआ वो तो किसी पार्टी का नहीं था, वो एक मर्डर हुआ था, पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, थाना घेरा हुआ। उसमें क्या जेएमएम के भी लोग थे, आजसू के भी लोग थे, बल्कि आजसू के एक बहुत बड़ी नेता वहां थे, लेकिन वहां 24 एफआईआर हुआ, 24 नामजद हुआ, 24 के 24 जेल कैंप के। ऐसा क्यों, आपने पूछा नहीं? आप भाई, सरकार ऊपर में, आप सरकार का उनको संरक्षण है, उनको सख्त हिदायत है कि अगर कहीं कुछ, अभी यही आपका जो अनिल टाइगर की हत्या हुई, उसमें तो बीजेपी वाले भी सड़क पर थे, बहुत सारे लोग सड़क पे थे, लेकिन वहां भी हमारे देवेंद्र बाबू के एफआईआर में नाम दे दिया गया। तो ये एक चल रही कि नया नेतृत्व, नए नेता, नया लीडरशिप, नया पार्टी पनपने नहीं दिया। आपने देवेंद्र बाबू का जिक्र किया, कुछ विरोधी आपके विपक्षी कहते हैं कि जयराम महतो तो खुद स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, देवेंद्र बाबू को लाठी खाने छोड़ दिए रोड पर। देखिए, अगर देवेंद्र बाबू विधायक होते और अगर हम विधायक नहीं होते तो शायद हम वो सड़क पे होते। स्वाभाविक विधायक अगर वहां से पैदल थोड़ी है धनबाद से, ये तर्क नहीं हुआ। अगर देवेंद्र बाबू या विधायक बन के आते या फिर हमारे पार्टी के कोई अन्य प्रत्याशी अगर विधायक बन के आते और हम ना बन के आते तो उनकी जगह हम होते। किसी को तो सड़क संभालना होगा, हम सदन संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वे लोग सड़क संभाल रहे। और देवेंद्र बाबू को जब आपत्ति नहीं है तो विपक्षी की बात हम क्यों सुनेंगे? सही बात है, आपका भी कहना ठीक है कि किसी को तो सड़क संभालना, किसी को सड़क संभालना होगा। और जो लोग सदन में नहीं है वही लोग ना सड़क संभालेंगे। अब इकलौता सदन में है तो उसको तो भाई सदन में फोकस करना होगा। आप कह रहे थे कि ना बीजेपी पसंद करता है ना जेएमएम पसंद करता है, अभी एफआईआर का आपने नावाडी का जिक्र किया कि सरकार के संरक्षण में काम हो रहा है,
लोग ये कह रहे हैं कि आप तो बी टीम है जेएमएम के, आप ले डूबे बीजेपी को चुनाव में। नहीं, देखिए, जब लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था तब लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप बीजेपी को आपने फायदा पहुंचाया, क्योंकि लोकसभा में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो लोगों ने यह तर्क दिया कि आपने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। और अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लोग कह रहे हैं कि आपने जेएमएम को फायदा पहुंचाया। तो लोग तो कहेंगे ही, और चूंकि आप नई पार्टी है तो स्वाभाविक सी बात है, उन आलोचनाओं को आपको सुनना होगा, समझना होगा। ये प्रदर्शन तो शानदार रहा। आप लोग करीब 17 से 18 सीटों पर नंबर 2 पर रहे हैं, तो प्रदर्शन शानदार रहा, इसमें कोई डाउट नहीं, और कोई सवाल इस पर नहीं उठा रहा है। सवाल ये उठा रहा है कि सुदेश महतो एक तरफ, जयराम महतो एक तरफ, जातीय समीकरण भी कोई कोई जोड़ घटाव कर ले रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों पर वो आरोप लग रहा है कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करवा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नुकसान के लिए खुद जिम्मेवार है। आपने इस राज्य के लिए क्या किया? ये 17 वर्षों से आप राज्य में काबिज हैं। आप इस राज्य की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको आप कैसे जीतेंगे? इस राज्य में ट्रिपल एम का समीकरण है, महतो, मांझी, मुस्लिम। मुस्लिम से आपका पटता नहीं है, आपका बनता नहीं है, आदिवासियों से आपका बढ़ने नहीं लगा है, अब तीसरा एम बचा महतो। आपने क्या सम्मान दिया केंद्र में? विद्युत बरण महतो 3 बार से सांसद बन के गए हैं। आपका इतना हिम्मत नहीं हुआ कि एक किसान वर्ग के बेटे को हम मंत्री बना दे। आपने संजय सेठ जी को मंत्री बना दिया। ये कहां बोरो प्लेयर हरियाणा के, ना इस मिट्टी से इनका, संजय सेठ जी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, ना कोई शत्रुता है, लेकिन मैं अपना बात तो रखूंगा। ना इस मिट्टी से इनका कोई वास्ता, ना आंदोलन से इनका कोई वास्ता, ना इस राज्य में इनका कोई संघर्ष। आपने इनको मंत्री बना दिया। आपने, ठीक है, आपने और एक एम जो बचा था सेपरेट, उसने उसको आपने क्या दिया? आज वो भी एसटी डिमांड के लिए संघर्ष कर रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, आपका क्या स्टैंड है उस पर? आपको सरकार चाहिए झारखंड में, लेकिन आपको झारखंड के लोगों की नहीं, बोरो की सरकार चाहिए। जब टिकट की बारी आएगी आप किसको किसको देंगे? गिन लीजिए टिकट को। तो यही तो कहा जा रहा है आपके बारे में कि बारी भीतरी करते करते जयराम महतो विधायक बन गए। कोई बारी भीतरी नहीं। हाँ। इसमें बारी भीतरी कोई मसला ही नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा 2 नंबर वाला भाई है, उड़ीसा हमारा 3 नंबर वाला भाई है, और हम सबसे छोटे झारखंड है। तो सबसे छोटा को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? तीनों बड़े भाई तीनों तरफ से हमें दहज रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे हैं, हमारे हक अधिकार पे अपना अधिकार समझ रहे हैं। हमने आज एक भी हमारा इतिहास बताइए, फिर एक भी व्यक्ति हमको बताइए जिसने बंगाल की राजधानी में जाकर किसी प्रकार से कोई जमीन अधिग्रहण किया हो, बिहार की राजधानी में जाकर कोई जमीन अधिग्रहण किया हो, या उड़ीसा की राजधानी में जाकर कोई जमीन अधिग्रहण किया हो। लेकिन हम आपको हजारों किस्से सुनाएंगे, वो हमारे वो तीनों बड़े भाई हमारे यहाँ जमीन अधिग्रहण, गैर मजरूआ जमीन को, तो कहीं सीएनटी को, तो कहीं नदी की जमीन को, तो कहीं आपका वन की जमीन को, तो कहीं पहाड़ को अधिग्रहण करके बैठे हैं। तो इन सब विषय पे कैसे हम चुप रहेंगे भाई? हम मानते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन बंटवारा हो चुका है। आपको अपने बंटवारे पे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए कि आपको जो बंटवारा मिला है उसमें आप मूली की खेती करेंगे कि गाजर की खेती करेंगे। आप हमारे बंटवारे पे अगर नजर गड़ाएंगे, हमने जो लगाया है, हमने जो उगाया है, अगर उसको आपका उस फसल पे आप अगर नजर गड़ाएंगे तो किसी को भी तकलीफ होगा। तो ये कोई विरोध नहीं है, एक तरह से तकलीफ है छोटे भाई का, तकलीफ, और बिल्कुल तकलीफ है जी। उसको आप दिखा रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। ये लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। छोटे भाई का यानी झारखंड का तकलीफ है कि आपने जो बंटवारा, जो हिस्सा हमें दिया है, उसमें हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी फसल तक नहीं लगा पा रहे हैं, उसमें भी आपकी अभी भी नजर है। आज निकालिए आप झारखंड के 100 अमीर लोगों की सूची निकालिए और कितने मूल लोग हैं। झारखंड छोड़िए, चलिए धनबाद बोकारो जो कोयलांचल है, जहां की कोयला हमारी जमीनों पर, वहां 100 लोगों की सूची निकाली जिन्होंने कोयले की पैसे से करोड़पति बने हैं। कितने झारखंड के लोग हैं? क्यों नहीं तकलीफ आवाज उठाएंगे? ये कौन सा हमारा अपराध है भाई? कौन सा गुनाह है? नहीं, हम पूरे झारखंड को छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ धनबाद और बोकारो की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कोयले की कमाई की बात कर रहे हैं कि कोयला, चूंकि 7% कोयला हमारी जमीन पर है, झारखंडियों की जमीन पर है। तो चलिए कोयले की कमाई से 100 लोग जो अमीर हुए हैं उनकी सूची बनाइए और बताइए कितने झारखंडी हैं। ठीक है, आप कोयलांचल की बात करें, ठीक है, आप कह रहे हैं कोयलांचल को सिर्फ हम छोटा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड का उदाहरण लेंगे और झारखंड का सर्वे करेंगे तो बहुत साल और बहुत दिन लगेगा। कोयलांचल का सिर्फ धनबाद और बोकारो को आप सर्वे करके आइए, उसी 2 जिलों को अध्ययन करके आइए और हमको बताइए कितने झारखंडी हैं। सही बात। धनबाद में टेंडर की बात करिए, आज तमाम टेंडर होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था 30 करोड़ से 50 करोड़ का टेंडर हम स्थानीय लोगों देंगे। चलिए वो वादा आपका भूल जाते हैं उसका। अभी आप टेंडर की बात करिए, चूंकि हमारे युवाओं को लगता है केवल नौकरी में पैसा, टेंडर से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। आप चलिए टेंडर की बात करिए, बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े टेंडर को लेकर आइए और बताइए कितने झारखंडी। कैसे खेला होता है?
खेल कैसे होता है टेंडर में, बताइए थोड़ा। आज तक समझ में नहीं आया, अभी हम समझ रहे हैं, अभी समझ रहे सही हैं। बात बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो है ही नहीं हमारे लोग वहां पे। तो अगर और फिर आप बोलेंगे कि आप इस पे बोलते हैं भारी बिक्री, भारी बिक्री नहीं है भाई, ये छोटे भाई का दर्द है, उसकी पीड़ा है कि जो बंटवारा आपका हो चुका है, आप अपने बंटवारे को भी अपने पास रखे हैं और हमें जो छोटा सा हिस्सा मिला है उसमें भी नजर गड़ा रहे हैं। ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाराजगी है, ये असहमति है, ये विरोध नहीं है। ठीक है, आप धनबाद कोयलांचल बोकारो की बात करें, एक उदाहरण, चलिए ठीक है, आपने बोला कि एक उदाहरण दिया। धनबाद सांसद डुल्लू महतो से कैसा रिश्ता है जयराम महतो का? उसका हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे, उसमें खुद उसका जिक्र करेंगे। कितना दिन इंतजार करना होगा? समय, चूंकि हम जब एक बहुत मतलब मजबूत नेता जब बनेंगे, चूंकि अभी हम एक सिंगल विधायक है, अभी हो सके हम उस राज को खोल दें और हमारा नुकसान हो गया, तो जब हमको लगेगा कि अब कोई नुकसान नहीं हो सकता है हमारी, राजनीतिक नुकसान? हाँ, राजनीतिक नुकसान, मतलब आंदोलनकारी अब नेता की बुद्धि से सोचने लगे हैं? बिल्कुल सोचना होगा। अभी हम नेता हैं, एमएलए हैं, और हमारे एमएलए बनने से कई लोगों को फायदा मिला, कई लोगों को लाभ मिला, कई शोषित वंचितों को लाभ मिला, तो हमको इसलिए हम अपनी अभी परवाह भी करते हैं। तो निसंदेह ढुल्लू महतो जी के सांसद बनने में हमारी क्या भूमिका है नहीं है, इसको हम अपनी आत्मकथा में खुद लिखेंगे, उसका नाम रहेगा एमएलए की डायरी। एमएलए की डायरी लिखेंगे जयराम महतो। एमएलए जयराम महतो या आंदोलनकारी जयराम महतो बहुत गुस्सैल हैं, बहुत आरोप लगा आप पर, कहते हैं गुस्साए रहते, बीपी बढ़ा रहता है इनका, कारण क्या, क्यों गुस्साए रहते? उसका कारण है हमारी पृष्ठभूमि। सही बात है, हमें भी लगता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा से आपका ज्यादा नुकसान होता है, सामने वाले का कम। सही बात, आपका ज्यादा नुकसान होगा, लोग आपके व्यवहार को गलत ठहराएंगे, आपकी मानसिक हानि होगी, आपकी शारीरिक हानि होगी और आपकी सामाजिक हानि भी होगी। लेकिन सवाल है कि हमको मालूम है कि गुस्सा करने से हानि हो रही, फिर भी हम गुस्सा कर रहे हैं, इसका रीजन ये पृष्ठभूमि। इसको बताएं पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा। पृष्ठभूमि यही है कि हम जहां से आते हैं वहां जुल्म, अत्याचार, शोषण की पराकाष्ठा चरम पर है, और वही जो जुल्म और शोषण की जो पराकाष्ठा है वही मेरे गुस्से का कारण है। और दूसरा कारण है मेरी नस्लीय पृष्ठभूमि। मैं जिस नस्लीय मनुष्य समूह से आता हूं, उस समूह से निर्मल महतो, सुनील महतो, शक्तिनाथ महतो जैसे कई अनगिनत महापुरुष आए हैं, जिन्होंने अपने गर्म लहू को, उबलते हुए लहू को इस राज्य के लिए समर्पित किया है। तो मैं उसी पृष्ठभूमि से आता हूं, तो स्वाभाविक है मेरे अंदर भी वही लहू है, मेरे अंदर भी वही आग है, वही आक्रोश है, तो इसलिए मेरा गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। तो आप खाली विधायक लोग से काहे भिड़ जाते हैं? ठीक है, गुस्सा है, समझ में आता है कि पृष्ठभूमि आपका रहा, बेरमो विधायक अनूप सिंह से भिड़ गए आप, श्वेता सिंह से भिड़ गए आप, अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि तिवारी महतो को लेकर आपने बहुत कुछ बयानबाजी कर हमने नहीं किया, तिवारी महतो जी ऑडियो वायरल हो रहा है, हमने उन पर कुछ नहीं कहा। देखिए, वो चुनाव का दरमियान था जब बेरमो के विधायक जी से हमारी हुई थी आमना सामना, लेकिन अभी वो पुरानी बातें हो गई है। श्वेता सिंह से उसमें तो उनके इस छोटी सोच उसका कारण रही कि वो उसी आंदोलन में बागमारा के विधायक पहुंचे, सिंदरी के विधायक पहुंचे, और चंदनक्यारी के विधायक पहुंचे, बगोदर के पूर्व विधायक पहुंचे, लेकिन धुमरी के विधायक जाने से वो नाराज हो गए। तो ये तो उनकी निम्न सोच के कारण ये कंट्रोवर्सी तैयार हुई। मतलब आप कह रहे हैं छोटी सोच के कारण जो है उनको सोचना चाहिए, अपनी सोच को ब्रॉड करना चाहिए था। ठीक है, आप डुमरी लड़े, ठीक है, आपके घर के पास वो क्षेत्र पड़ता है, आपका जातीय समीकरण वहां साथ दे रहा था, बेरमो के लिए क्यों इतना हाथ पैर मार रहे थे जयराम महतो उस वक्त? देखिए, बेरमो हमारी वैचारिक लड़ाई थी। बेरमो में दो ऐसे शख्स चुनाव लड़ रहे थे जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं था। बेरमो में दो ऐसे शख्स चुनाव लड़ रहे थे जिनका इस झारखंड के आंदोलन से वास्ता नहीं था। और हमारी आज मूल कारण भी वही है कि जो लोग झारखंड राज्य देना नहीं चाहते थे, जो झारखंड राज्य नहीं होने के पक्ष में थे, दोनों बेरमो में चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरी जो वैचारिक विषय था वो बेरमो के लिए परफेक्ट था। मैं मान रहा था बेरमो, मुझे भी मालूम था कि वहां चुनाव का रिजल्ट आना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं एक पीएचडी का छात्र हूं, मैं चुनाव के गणित गुना भाग को समझता हूं। उससे पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका था, जिसमें मैंने भारत के इतिहास में रिकॉर्ड 3.5 लाख वोट लाया था। अगर कोई इंडिपेंडेंट लाया भी होगा तो किसी बढ़िया परिवार से होगा, या तो किसी राजनेता संबंध होगा। 2 साल पहले जिस लड़के को कोई जानता नहीं था, न्यू कमर नहीं होगा, न्यू कमर नहीं होगा, एक न्यू कमर 3.5 लाख 27% वोट लेकर आया था। तो मुझे मालूम था कि कौन सी सीट को मैं जीत सकता हूं और कौन सी सीट में मैं पीछे रहूंगा।
बेरमो के में लोकसभा के चुनाव में हम तीसरे नंबर पर थे, तो सवाल ही नहीं कि हम उस सीट को जीतेंगे। लेकिन चूंकि वहां वैचारिक लड़ाई थी, अगर मुझे जीतना था तो हम गोमिया लड़ते, 70,000 वोट था, विनिंग सीट थी मेरी। डुमरी तो विनिंग थी, उसमें बहुत आगे थे, इसीलिए डुमरी पहला सीट चूज किए कि भाई एक सीट तो ऐसा लड़ेंगे जो माने कंफर्म हो कि वहां जीतेंगे। दूसरी सीट वहां लड़ेंगे जो थोड़ा लगे कि हाँ कंट्रोवर्सी हो या फिर जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला। हम मांडू भी प्रीफर कर सकते थे। और इसीलिए आज जो ये नेता हमारे खिलाफ बोले, ये तो नौबत ही नहीं होता अगर हम मांडू आ जाते थे। मतलब उस ऑडियो में आपका कहीं कोई हाथ नहीं है, कहीं हमने कहा क्या बोला है, वो तो उनका कोई बलिदान दिवस का कार्यक्रम था, हम तो वहां बड़का गांव में हैं। तो उनसे मीडिया ने पूछा ना, तो उन्होंने हमारी मां को लेकर गाली दिया। उसमें हमारा क्या रोल? हम तो बड़का गांव में अपनी सभा कर रहे उस टाइम, बड़का गांव में हमने 5 को सभा किया उस दिन। तो हमको भी शाम को रात को मीडिया से पता चला कि हमारी मां को लगाकर गाली दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य लगा। सही बात। हमने निसंदेह हमने भी कटु वचन निकाले हैं, बे रे तेरे मेरे तक ही रुका, हमको कहने में, और फिर अगर किसी ने कहा तो माफी मांगने भी हमने कभी शर्म नहीं कहा, क्योंकि वो होता है, फिसल जाता है, फ्लो फ्लो में बोल दिया जाता है। लेकिन ये बड़प्पन होना चाहिए था कि आपने अगर गलती किया तो माफी मांग लेना चाहिए था। लेकिन कितना दुर्भाग्य कि डॉक्टर लंबोदर महतो, निसंदेह लंबोदर महतो भले हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उनका मैंने सदैव सर लेकर संबोधन किया। आज वो पढ़ा लिखा व्यक्ति मां पर गाली देने के बाद भी अपने पार्टी का बचाव कर रहा है, समर्थन कर रहा है। 30 सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड लगता कि हाँ गलती हो गई, जबान फिसल गई, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। आपने हमारी मां को नहीं, आपने एक स्त्री को गाली दिया। सही बात। आप कौन से राजनीतिक आचरण की बात करेंगे? हाँ, हमने भी कहा है, जब हम विधायक नहीं थे तब हमने कहा है, और जिनको हमने कहा है उनको, जैसे अभी लोग मेरा एक ऑडियो वीडियो बाबूलाल सर, बिल्कुल बाबूलाल सर से जिस दिन मेरी पहली बात हुई थी, हमने माफी मांगा था उस कृत्य के लिए, और उनसे लोकसभा के चुनाव में ही हुआ था, वो भी हमने अपने उस किताब में वो किस्सा खोलेंगे। मतलब जयराम महतो अपनी गलतियों को जल्दी समझ जाते हैं, फिर उसको सुधारने की हम पीएचडी के छात्र हैं, हम लोग एक दार्शनिक हैं, हम लोग इस दुनिया से, इस मोहमाया से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, इनसे हमारी थोड़ी सोच डिफरेंट है। अगर नहीं होती तो खाली पांव तो विधानसभा नहीं जाती। एक एमएलए हैं, एमएलए का रुतबा बहुत बड़ा आ रहा था, आप खाली पांव विधानसभा जाते हैं, आपने ये, वो मेरा वचन है, वो वचन ये भी कि जब तक विधायक रहेंगे खाली पांव, जब तक सदन में रहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, या सांसद हो या विधायक, सांसद हो विधायक हो, कुछ भी रहे। तो जयराम महतो खुद तो खाली पैर जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, लोकतंत्र के मंदिर के प्रति वो सम्मान है। क्या जयराम महतो अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए, या फिर आप सत्ता में काबिज होते हैं उस वक्त राज्य की जनता के लिए कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार रखें कि किसी को खाली पैर चलने की जरूरत ना पड़े? निसंदेह अगर हम लोग सत्ता के बागडोर को संभालते हैं तो इस राज्य के लिए ब्लूप्रिंट है, इस राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल उसकी तैयारी के साथ हम लोग चल रहे हैं। इतना प्रेशर दिमाग पर रहता है, दिन भर घूमते रहते हैं जनता के बीच, ये टेंशन वो टेंशन, कोई है साथी जिसको आप बता सके शाम में जाके कि भैया दिन भर मेरे साथ ये हुआ? कोई गर्लफ्रेंड है जयराम महतो की? देखिए अगर आप, चूंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रेम गुनाह नहीं है, प्रेम अपराध नहीं है, लेकिन हम गांव की गलियों से आते हैं और प्रेम का हम लोग खुले मंचों में बात नहीं कर सकते। प्रेम हमारे लिए गोपनीय हो सकता है, प्रेम हमारे लिए शर्म का भी, थोड़ा शर्माना पड़ेगा, थोड़ा लजाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम और परिणय में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपका निजी मामला है, आप अगर पुरुष है और कोई स्त्री आपको पसंद आ गई, कोई स्त्री और आपको कोई पुरुष पसंद आ गई, ये आपका निजी मामला है। लेकिन जब परिणय में जाते हैं वो समाज का विषय होता है, वो 2 परिवारों का विषय होता है। और अभी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां आती हैं जिनमें पता चलता है एक बालक एक बालिका को लेकर फरार हो चुका है, एक बालिका एक बालक को लेकर फरार हो चुकी है। तो इसलिए हम प्रेम के विषय पर एक विधायक होने के नाते अगर हम दिल्ली में होते तो हम अपने आपको स्पष्ट बोल देते, लेकिन हम झारखंड में हैं, अभी बहुत लिटरेसी, सोच समझ बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है, तो शायद इस विषय पे हम आपको खुल के ना बोल पाए। ठीक है, जागरूकता कम है, आप कह रहे हैं प्रेम एक निजी विषय और निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि कोई तो है जयराम महतो के पास? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो गाड़ी में हैं हमारे साथ, तो हम लोग शेयर करते हैं, और टाइम ही कहाँ है हमारे पास, 6 घंटा से 8 घंटा सोने का वाला, हमारे पास टाइम कहाँ है? जनता दरबार में तो हमारा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बीत जाता है। अब तो हम अपना क्रिकेट भी, जबकि डॉक्टर इस बार बोले हैं कि कम से कम आप जो ठीक करते थे खेलते थे आधा घंटा खेलिए, वो भी समय हमें नहीं मिल पा रहा। फिर भी बहुत सारे ऐसे करीबी लोग हैं। 31 साल के आप होने वाले हैं जहां तक मुझे जानकारी है, अभी कुछ दिनों में 31 साल की उम्र हो गई, मोस्ट एलिजिबल बैचलर आपको बोला जा रहा है विधानसभा में। शादी कब कर रहे हैं जयराम महतो? देखिए अभी तो परिस्थितियां सामान्य नहीं है, परिस्थितियां सामान्य होंगी तो फिर इस विषय पर सोचा जाएगा। मतलब बहुत जल्द जो है
वो जयराम मोते नहीं है कि ये कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम जनसेवा में रहेंगे, नहीं, उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। महिला चाहिए अपनी तरक्की के नहीं, लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चूंकि देखिए, वैवाहिक बंधन आज एक बहुत बड़ा विषय है, चुनौती भी है, समझदारी भी होना चाहिए। आज जो परिस्थितियां घट रही हैं आपके आमने सामने, इन सब वाकिफ है। उसने जयराम महतो को भी डरा दिया है। नहीं, डराया नहीं है, लेकिन मतलब आज बहुत बहुत चुनौती है। वैवाहिक जीवन एक नए दौर में आकर बहुत चुनौती है, तो उस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, तभी फिर वैवाहिक गठबंधन की ओर से। वो तो खैर चलिए, वो जितने उदाहरण आ रहे हैं वो नकारात्मक एक दो उदाहरण है। शादी एक कह सकते हैं एक ऐसा बंधन है जो आदमी को बांध कर रखता है, उसे मजबूत बनाता है। आप इस पर विश्वास रखते हैं? निसंदेह मजबूत बनाता है, और ये सृष्टि है, ये संसार का रीत है कि आप दो लोगों का मेल होना, मिलन होना, ये दुनिया का रीत है, इसी से दुनिया चल रही है। बिल्कुल। फिल्म देखते हैं? देखा करते थे। अभी कभी कभी अगर साउथ जो मूवी है वो अगर आते हैं सिनेमा पर तो देखते हैं। जैसे अभी सलार का पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। सलार वैसे मूवी अगर आते हैं तो देखते हैं। पंचायत आया, अभी देखिएगा। पंचायत सुने, ये सीरीज है, इसमें काफी टाइम लगता है। अगर ये एक ही में पार्ट में अगर सारा हो जाता 2 घंटा 2.5 घंटा में तो देख लेते हैं। एक दिन समय निकालिए, पंचायत चूंकि गांव की कहानी है, समझिए कैसे काम चल रहा है अन्य प्रदेशों में। अरे ठीक है, देखते हैं, उनके एपिसोड्स को कलेक्ट कर लेंगे और रख के एक शेड्यूल बना के देख लेंगे। ठीक है, हम पंचायत की बात इसलिए कर रहे थे, पंचायत को मजबूत होने की जरूरत है, तो आप मानते हैं। पेशा कानून इसके लिए कितना जरूरी है, ये भी आप मानते होंगे। पेशा कानून लागू करने को लेकर जयराम महतो आवाज नहीं उठाते, ये शिकायत है जनता की और गांव की जनता की। देखिए, हमने शुरू से कहा है कि पेशा कानून पर जो इस राज्य के आदिवासी मूलवासी लोग हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको बैठना चाहिए एक मंच पर और एक सरकार से विशेष बैठकर चर्चा करके इस दिशा पे बढ़ने की आवश्यकता है। पेशा बहुत बड़ा विषय है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को एक साथ आकर इस पर चिंतन मंथन करने की साल 2023 में जब नियमावली तैयार कर ली गई थी, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंतजार क्यों, अब राय मशवरा फिर क्यों लिया जा रहा है? लागू कर दिए भाई, 1996 में ये कानून आया था, अब तक पेशा में बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे गांव को चली जाएंगी, सीधे ग्राम सभा को चली जाएंगी। और आप भी जान रहे हैं कि सत्ता को इनडायरेक्ट रूप से कैपिटलिस्ट लोग चला रहे हैं, कॉर्पोरेट्स लोग चला रहे हैं, वो चाहेंगे नहीं। आप चाहते हैं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से सत्ता को हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो थोड़ी चला रहे हैं। हेमंत सोरेन से कैसा रिश्ता है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक राजनेता के रूप में रिश्ता ठीक नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जयराम महतो विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज है और इसका मैसेज हमको विधानसभा के अंदर ही मिला कि प्रेशर है कि आपका टाइम को कम किया जाए। आपको बोला गया ऐसा? एक विधानसभा के एक मेंबर, उनका नाम गोपनीय रहने दिया बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा जब सत्ता पक्ष के विधायक आपस में चूंकि खाने के लिए, चाय के लिए बैठते हैं, तो वहां पर कुछ लोगों ने मेरी प्रशंसा की। कुछ मंत्रियों को बहुत जोर से चुभा कि विपक्ष में जो है उसका नाम आप क्यों ले रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं वो सत्ता साइड की कुर्सी में पीछे बैठते हैं। तो उन्होंने अपना बचाव ये बोल के किया। अच्छा, तो राजनेता के रूप में नहीं, बाकी एक इंसान के रूप में ठीक है। क्रिकेट साथ खेले हैं, एक टूर्नामेंट जो हुआ था, हालांकि हम लोग हार गए, ठीक, कोई बात नहीं, तो खेल है, हार जीत होते रहती है। आप बाहर जब आप मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से या उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन से, क्या बातचीत होती है? क्योंकि बहुत बार हमने वीडियो देखा, मुस्कुराते नजर आए दोनों, क्या बातचीत हो रही थी? नहीं, वही पूछते हैं कि हाल समाचार कैसा है, ठीक है ना चैंपियन, कैसा है हीरो, ठीक है, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बस यही। एक मुद्दा जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बहुत गहरा था, बहुत सवाल पूछे गए और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जोर जोर से कह रही थी घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ हुआ है। सत्ता पक्ष इधर मानने को तैयार नहीं है। जयराम महतो की पार्टी जेल की है और जयराम महतो क्या मानते हैं, घुसपैठ हुआ है? देखिए, सबसे पहला बात है, घुसपैठ राज्य का, देश का एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले पर बहसबाजी, भाषण को छोड़कर हमें उसको अध्ययन करने की आवश्यकता है और हमें जानना चाहिए कि वास्तव में घुसपैठ हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो रोकथाम लगे। बिल्कुल, ये भाषणों का विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय है। अगर ये है तो बहुत गंभीर विषय है। आप इस पर, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है
और आपको पूरा हक है, क्योंकि ये देश का विषय है। अगर किसी अन्य देश से कोई यहाँ प्रवेश कर रहा है तो ये देश का विषय है, केंद्र की सरकार का विषय है, निसंदेह उनको इस पर जांच करनी चाहिए। और ऐसे बिल्कुल भी अगर हुआ है तो बिल्कुल रोकथाम हो। नहीं, चूंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि आप मूल वासियों की अस्मिता की बात करते हैं। निसंदेह हम बोल रहे हैं, अगर घुसपैठ हुआ तो बिल्कुल रोकथाम। सही बात है, अन्य प्रदेशों से लोग आएंगे, अन्य देशों से लोग आएंगे, तो हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है, पहचान है, उसमें संकट होगा। और संकट है आज, उसी का कारण है कि आज बहुत सारे जो जनजाति हैं वो विलुप्त होने के कगार पर है। असूरी की स्थिति क्या है, बिरोहर की क्या है, बिरजिया की क्या है, पहाड़िया की क्या है। हम आज जनजाति के जब नाम आता है तो हम किनको जानते हैं? संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, बस। कैसे कई ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार। बताइए, उसके बाद बताइए ना, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज और 2-4, आप 7, 8, 10 तक जाएंगे। उसके बाद कहाँ है, क्या है उनकी स्थिति, क्या है उनका स्टेटस? गंभीर मुद्दा है, गंभीर है, बिल्कुल। और देखिए, हम जब भी बात करते हैं आदिवासियों की अस्मिता की, संथाल की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ये तमाम विषय इन दिनों खूब चलते रहे। एक मुद्दा जिस पर किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया इस वक्त, जमीन को लेकर जिस तरह से सबसे बड़ा नजर तो मेरा ये जमीन पर। हमने तो विधानसभा के सत्र पर बहुत ही एकदम गर्जना के साथ हमने कहा था, एक रामाशंकर विद्रोही की लाइन, उससे हमने कहा था कि कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं आसमान में धान बो रहा हूं, लोग कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं जमता है, तो मैं भी कहता हूं धरती में भगवान नहीं जमता है। तो मैंने इस तर्क का उदाहरण देकर कहा था कि आज जिनको आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर उनके नाम पे जमीनें हैं, तो एक इंसान के लिए जमीन का कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं जमीन के मुद्दों पर सदैव गंभीर रहा हूं। आज भारत और चाइना की लड़ाई किस बात की है? डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश का जमीन। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई किस विषय पर है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उतना छोड़िए, अभी करंट में चल रहा है ईरान और इजराइल। कहां से शुरू हुआ है? गाजा पट्टी, एक जमीन का टुकड़ा से। तो जमीन का मुद्दा मेरी प्राथमिकता रही है। मेरे भाषणों में मैंने प्रथम जमीन को रखा है, क्योंकि जब हम शिक्षित नहीं हुए थे, जब हमें ये आधुनिक शिक्षा, शिक्षित का मतलब हम आधुनिक, जब ये चीजें हमारे पास नहीं थी, उस समय भी हम बहुत बेहतर थे। हम अपनी जमीन पर जीते थे, खाते थे, रहते थे, क्योंकि हमारे पास जमीन थी। आज धीरे धीरे हमारी जमीनें कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है। जमीन ही सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है मनुष्य की। दो भाई आपस में भिड़ जा रहे हैं जमीन, बिल्कुल 1 इंच के लिए भिड़ जा रहे हैं। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने तो अपने लगभग हर भाषण में जब जमीन का बात आए तो मैंने ये तक कहा कि माँ और माटी में अगर एक का चयन करना हो तब माटी का चयन कीजिएगा, क्योंकि माँ, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। जयराम महतो को जब हम देखते हैं, या मेरे जैसे कई और युवा देखते होंगे राज्य के, तो ये सोचते होंगे कि राजनीति में हमें भी आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कैसे आएंगे? देखिए, छात्र संघ के चुनाव हो नहीं रहे हैं कॉलेजों में। कईयों के सपने, जो राजनीति का पाठशाला जिसे कहा जाता है, ये छात्र संघ का चुनाव होता है, चुनाव हो नहीं रहा है। जयराम महतो भी इस पर कुछ नहीं कहते हैं। निसंदेह छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। छात्रों ने कभी इस पर हमें कभी कुछ सुनाया ही नहीं, ना कभी हमसे मिलने आए इस विषय पर। कम से कम हम तक जानकारी देनी चाहिए। देखिए, जयराम महतो के सर में जितने बाल नहीं उतनी समस्याएं उसके पास आती है। तो एक बार अगर वो लाते तो निसंदेह जो भी समस्या हमारे पास आई उन पर हम एक्टिव रहे हैं, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, राजभवन में जाके मिलना, सदन में आवाज उठाना। हम तो हर मुद्दे पे मुखर होकर बात किए, मुखर होकर कार्यक्रम किए। वो मुद्दा हम तक आना चाहिए। निसंदेह आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। नए नेता स्वाभाविक है, नया युवा आज राजनीति में नहीं आ पाता है, क्योंकि आप जयराम महतो के सामने देख लीजिए, एक आया और आलोचनाएं देखिए। देखिए, आलोचना अलग चीज है, ये नफरत करते हैं हमसे। विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं, लेकिन पहला नेता जिससे लोग नफरत करते हैं, क्योंकि ये इन्हें रास ही नहीं आ रहा है, इन्हें पच ही नहीं रहा है कि एक गांव का लड़का कीचड़ में खेलने वाला, ये साधारण, ये खाली पांव, नंगा पांव कैसे विधायक बन के आ गया? एक विधायक, ये आलोचना नहीं है हमारी। आज जो ये हमारी माँ को लेकर गाली दे रहे हैं, ये आलोचना नहीं है। नहीं, आप विधायक रहे नहीं रहे, ये नफरत है। नहीं पड़ता है। किसी स्त्री को गाली देना कहीं नहीं, ये नफरत है। आज एक नेता के आने से इनकी ये परिस्थिति है। सही बात है। मैंने जो उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया अपने 6 महीना के कैरियर में, अगर ये अपने जीवन में अनुपालन कर लेंगे तो भारत और झारखंड राज्य की युवाओं को भी नाराजगी हाथ ही नहीं लगेगी। आज हमने अपनी 75% सैलरी दान देने का बात किया है। हमने ये वचन लिया है कि हमारा धनबाद जिला से 12 में 1 इंच अपना जमीन नहीं खरीदेंगे। आज हमारी गरीबी का कारण क्या है? हमारे पलायन का कारण क्या है?
संपत्ति, हमारे पास संपत्ति नहीं है। जयराम जी, आप कह रहे हैं कि जमीन नहीं खरीदेंगे, आगे बहुत अपने कुछ जिला से बाहर। हाँ, अपने जिला से बाहर, ठीक है, आपकी बात को हम पूरे कर देते हैं। हम बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं, एमएलए डायरी जिस दिन आएगा उस दिन पहला इंटरव्यू करवाई आप हमको दीजिएगा। ठीक है, जब आप मांग रहे हैं तो पहला इंटरव्यू आपको ही देंगे, वचन है हमारी। क्योंकि उसमें जो कंटेंट मिलने वाला है वो झारखंड के लिए बहुत फ्रेश होगा, ये तो अभी से उम्मीद है हमें, है कि नहीं? आप इस पर मुहर लगा दीजिए बस। जी बिल्कुल। चलिए जयराम जी, सारे वो राज हम खोल देंगे जो हमारे दिल में दफन है। मतलब इंतजार काउंटडाउन शुरू होता है, एमएलए डायरीज का इंतजार कीजिएगा। जयराम महतो एक बार फिर मिलेंगे हमारे साथ, एमएलए डायरीज जब बुक इनकी लॉन्च होगी, और उस किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि कई राज खुलेंगे। जयराम महतो जी, आपको बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए, और जो तमाम बातें आपने रखी, तमाम अपने निजी जीवन के बारे में इतना कुछ शेयर किया, राजनीतिक जीवन के बारे में शेयर किया, हम आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद है कि आपके ऐसे और युवा झारखंड में सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।